नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर में मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में नंबर 1 कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। नंबर 2 मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। नंबर 3 मार्शल द्वारा मूल्य लोच के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई थी उसके बारे में समझेंगे। नंबर 4 मांग की मूल्य लोच के प्रकारों के बारे में समझेंगे। नंबर 5 मांग की मूल्य लोच को मापने के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें नंबर 1 कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस समस्त प्रभाव को मापता है जो कि उस वस्तु की क्रय मात्रा पर पड़ता है। कीमत प्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस समस्त प्रभाव को मापता है जो कि उस वस्तु की क्रय मात्रा पर पड़ता है। यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इसको प्राइस इफेक्ट के द्वारा समझते हैं। कीमत प्रभाव में उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, अर्थात उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो स्थिर रहती है। एक बार यूजीसी नेट नवंबर 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कीमत प्रभाव के स्पष्टीकरण में क्या स्थिर रहता है। इसका जो आंसर होगा वो मौद्रिक आय जो है स्थिर रहती है। जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय होती है वो स्थिर रहती है। नंबर 2 मूल्य लोच। मांग की मूल्य लोच से अभिप्राय वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज इन प्राइस के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मापती है। जो मांग की मूल्य लोच है वो वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज इन प्राइस के बाद जो है उस वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मांग की मूल्य लोच से मापा जाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा वो हमें मांग की मूल्य लोच से मापा जाता है। कीमत व वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंज इन प्राइस का अर्थ उनमें जो है आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन से है। मांग की मूल्य लोच को एक समीकरण से समझते हैं। मांग की मूल्य लोच या मूल्य लोच इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। EP इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q, जहाँ EP जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दर्शाता है, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी कि मांग मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, और Q जो है क्वांटिटी डिमांड यानी कि आरंभिक मांग को दर्शाता है, P प्राइस को दर्शाता है और डेल्टा Q चेंज इन प्राइस को दर्शाता है। कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन का परिमाण जानने के लिए मूल्य लोच के जो है ऋणात्मक चिन्ह को ध्यान में नहीं रखा जाता है। गणित की दृष्टि से जो है मांग की मूल्य लोच जो है वो ऋणात्मक होता है, और इसका जो कीमत में परिवर्तन होने पर जो उसके मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ इसको जानने के लिए जो है मूल्य लोच के जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। नंबर 3, मार्शल ने
आर्थिक सिद्धांत में लोच की धारणा को आरंभ किया। मार्शल ने जो है आर्थिक सिद्धांत में लोच की धारणा को आरंभ किया। मार्शल कहते हैं कि मार्केट में मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप, यानी कि किसी वस्तु के कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में अधिक अथवा कम वृद्धि होना है। मार्शल क्या कहते हैं कि मार्केट में किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसके फलस्वरूप, यानी कि उसके बाद उस वस्तु की मांग में मात्रा में जो है क्या परिवर्तन होगा, मांग घटेगी या बढ़ेगी, इसको दर्शाती है। नंबर 4, मांग की मूल्य लोच के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। मांग की मूल्य लोच को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिक डिमांड। नंबर 2, अत्यधिक लोचदार मांग। नंबर 3, पूर्णतः लोचदार मांग। नंबर 4, बेलोचदार मांग। और नंबर 5, पूर्णतः बेलोचदार मांग। नंबर 1, लोचदार मांग, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। जिस अनुपात में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उस वस्तु की मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग लोचदार कही जाती है। यानी कि जिस अनुपात में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, यदि उसी अनुपात में उस वस्तु की मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग जो है लोचदार कही जाती है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी की जाती है तो उसकी मांग मात्रा में भी जो है 20% वृद्धि होती है तो उसे यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि लोचदार मांग कहा जाता है। इसको EP = 1 से जाना जाता है। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को दर्शाया गया है। माना किसी वस्तु की आरंभिक जो कीमत है वो P है। P कीमत पर क्वांटिटी की जो डिमांड है वो Q है। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत जो है बढ़कर P' हो जाती है तो मांग घटकर Q' हो जाती है। और जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कम होकर P' हो जाती है तो मांग उतनी ही मात्रा में बढ़कर Q' हो जाती है। उसे ही जो है लोचदार मांग, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। उसके बाद अत्यधिक लोचदार मांग, यानी कि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इसका अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में जो है थोड़ा सा परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है या बहुत अधिक कमी हो जाती है तो उसे ही अत्यधिक लोचदार मांग, यानी कि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसको EP, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर 1, यानी कि 1 से अधिक होती है, जो मांग होती है वो कीमत से अधिक होती है। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे डायग्राम में जो है एक्स एक्सिस पर जो है क्वांटिटी को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को दर्शाया गया है। यानी कि और DD जो है हमारा मांग वक्र है। आरंभिक कीमत जो है P थी। P कीमत पर जो है जो मांग की जाती है किसी वस्तु की वो Q के बराबर की जाती है। जैसे ही कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, यानी कि कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है, कम होकर P1 हो जाती है तो मांग में जो है बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। मांग में वृद्धि होने से मांग Q1 तक पहुंच जाती है। इसे ही जो है अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में
कोई परिवर्तन ना होने पर भी जो है, अथवा नाम मात्रा का परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो वस्तु की मांग जो है पूर्णतः लोचदार कही जाती है। इसको EP इक्वल टू इन्फाइनिटी से दर्शाया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम में एक्स अक्ष पर जो है क्वांटिटी को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर प्राइस को दर्शाया गया है। माना आरंभिक कीमत जो है वो D यानी कि P के बराबर है। P पर जो है मांग मात्रा वो Q1 Q2 है, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही अत्यधिक लोचदार मांग कही जाती है। यानी कि इसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और मांग में परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है बेलोचदार मांग, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम अनुपात में होता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम अनुपात में होता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कही जाती है। अर्थात इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन होता है लेकिन उस जो मांग मात्रा में होता है, मांग मात्रा में कीमत से थोड़ा सा कम अनुपात में परिवर्तन होता है। इसे EP लेस देन 1 कहते हैं, से जाना जाता है। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में जो है वो एक्स एक्स पर जो है वो क्वांटिटी को ऑफ डिमांड को दर्शाया गया है, ठीक है, और वाई एक्स पर प्राइस को दर्शाया गया है। माना आरंभ में जो कीमत थी वो P1 थी। P1 पर जो है मांग जो की जाती थी वो Q1 के बराबर की जाती थी। जैसे ही कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, यानी कि कीमत घटकर जो है P2 हो जाती है तो मांग जो मात्रा है वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अर्थात Q2 हो जाती है। इसे ही बेलोचदार मांग कहते हैं। इसके बाद पांचवा आता है पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में व्यापक या उल्लेखनीय परिवर्तन के बावजूद मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो यह पूर्णतः बेलोचदार मांग की दशा होगी। क्या कह रहा कि जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन के बावजूद, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो यह पूर्णतः बेलोचदार मांग की दशा होगी। इसे जो है EP इक्वल टू 0 से दर्शाते हैं। इसे डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में क्या किया है कि एक्स एक्स पर जो है क्वांटिटी को दर्शाया गया है और वाई एक्स पर प्राइस को दर्शाया गया है। जैसे ही आरंभ में कीमत P1 थी, P1 पर जो है मांग जो है QS के बराबर की जाती थी और जैसे ही कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मांग जो है वो QS के बराबर ही स्थिर रहती है। अर्थात पूर्णतः बेलोचदार मांग में कीमत में कितने ही परिवर्तन कर लो लेकिन मांग में जो है मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे जैसे हमने समझा कि EP इक्वल टू अगर इन्फाइनिटी हो तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। यदि EP ग्रेटर 1 हो तो उसे इलास्टिक डिमांड या रिलेटिव इलास्टिक कहेंगे। यदि EP इक्वल टू 1 के बराबर हो तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। यदि EP लेस देन 1 हो तो इन इलास्टिक यानी कि रिलेटिव इन इलास्टिक होगा और EP इक्वल टू अगर 0 होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा।
ईपी जो है प्राइस इलास्टिसिटी को दर्शाता है, यानी कि मूल्य लोच को। उसके बाद मांग की मूल्य लोच की माप, यानी कि मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की मूल्य लोच को मापने के प्रकार। मांग की मूल्य लोच को 3 विधियों से मापा जाता है। उनमें नंबर 1 मार्शल की जो है इकाई विधि अथवा कुल व्यय रीति जो है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा है फ्लेक्स की प्रतिशत रीति, परसेंटेज मेथड जिसे कहते हैं, और नंबर 3 बिंदु रीति, यानी कि जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इससे आगे की वीडियो जो लेक्चर आएगी उसमें हम मांग की मूल्य लोच के मापने के प्रकार जो हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो बने रहिए। धन्यवाद।